हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम MBA फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा स्पेशलाइजेशन है बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसका हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। उसके यूनिट 1 का ये टॉपिक 4 है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का 4th टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जिसे बोलते हैं RBI, ठीक है। तो 4th टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? जैसे कि रिव्यू क्लास में मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट में कि RBI क्या है। RBI हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है जो हमारे देश के सारे बैंक को क्या करता है? नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, या सीधे सीधे बोले तो जो हमारे देश के सारे बैंक को चलाता है उसे क्या कहते हैं? RBI बैंक कहते हैं। या सीधे नॉर्मल बोले तो RBI क्या है? हमारे भारत का एक सेंट्रल बैंक है जो नोट जारी करता है, सभी बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये सभी काम किसके हैं? RBI बैंक के हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अगर बोले तो किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो RBI से क्या करता है? वो बैंक पैसा लेता है। मतलब जो सारे काम है किसी बैंक को पूरी तरीके से चलाने का काम कौन करता है? RBI करता है। RBI ही इंटरेस्ट रेट बनाता है या इंटरेस्ट रेट की संख्या देता है कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें RBI बैंक ही करता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं RBI बैंक, और RBI बैंक की ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं कि RBI बैंक क्या है। The Reserve Bank of India, RBI, is the central bank of India that control and regulate the country's banking system, issue currency and manage monetary policy to ensure financial stability and economic growth। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि RBI बैंक क्या है? RBI बैंक हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है जिसे हिंदी में केंद्रीय बैंक कहा जाता है। जो देश की बैंकिंग प्रणाली, जो मैंने भी आपको बताया कि हमारे देश का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है? RBI बैंक कंट्रोल करता है, को नियंत्रित और संचालित करता है। मतलब उसको ऑपरेट और उसको रेगुलेट, या कहना चाहिए उसको कंट्रोल। ऑपरेट, रेगुलेट और कंट्रोल सभी चीज़ें कौन करता है? RBI बैंक करता है। फिर मुद्रा जारी करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नोट जारी करता है, करेंसी जारी करता है, आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ठीक है। तो RBI क्या है? RBI हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो हमारे देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, और हमारे देश का जो कहना चाहिए आर्थिक स्थिरता है और विकास के लिए मौद्रिक नीति का संचालन भी कौन करता है? RBI बैंक करता है। RBI बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। RBI was established on 1 अप्रैल 1935 under the RBI Act 1934। 1934 एक्ट, ठीक है, ये याद रखना आप। एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को RBI बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो RBI बैंक है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है या कितना बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि RBI बैंक क्या करता है? RBI बैंक रेगुलेट करता है, ऑपरेटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, सब कुछ करता है। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, इसमें कितने लोग हैं, कौन कौन क्या है, क्या क्या पद है, ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। RBI बैंक में सबसे पहले तो RBI बैंक में का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें 21, ठीक है, 21 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, ठीक है। 21 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या होता है? गवर्नर होता है। गवर्नर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। गवर्नर की संख्या 1, है ना, यही लिख देती हूँ मैं, गवर्नर की संख्या 1, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर RBI में कितने डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
फिर होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। फिर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कितने होते हैं? 10 होते हैं। उसके बाद लोकल बोर्ड 4 होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? डिप्टी गवर्नर 4, गवर्नर 1, गवर्नमेंट ऑफिशियल 2, लोकल बोर्ड 4 और जो मैंने बताया आपको नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर 10 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 10, 4, 14, 18, 19, 20 और 21। टोटल कितने? 21 मेंबर होते हैं आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। क्या? एक गवर्नर होता है, 4 लोकल बोर्ड होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, 10 नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है? आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। इसे डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो आरबीआई बैंक है, ठीक है। आरबीआई बैंक क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है। उसके उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है, वो क्या चाहता है हमारे देश के बैंकों के लिए, उसके उद्देश्य में आएगा। उसका पहला उद्देश्य है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिर टू कंट्रोल इन्फ्लेक्शन, महंगाई को नियंत्रण करना या नियंत्रित करना। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है कि महंगाई को कम करना या उसको कंट्रोल में लाना, प्राइस स्टेबल रखना, इसका क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है। फिर सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई का सेकंड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास होना चाहिए। हमारे देश का जो इकोनॉमिक कहना चाहिए सिस्टम है उसमें क्या हो? आर्थिक ग्रोथ हो, हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अच्छा ग्रोथ करे। टू सपोर्ट द कंट्री इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आरबीआई का सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, उसका सेकंड ऑब्जेक्ट है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको ग्रोथ, उसमें ग्रोथ दिलाना या ग्रोथ लाना। कैसे होगा वो? टू सपोर्ट द कंट्री इकोनॉमिक, देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देना। फिर थर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, वित्तीय विश्वास। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम में जनता का भरोसा बनाए रखना। जैसे मैंने बताया आपको, इसका थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड उद्देश्य क्या है कि जो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास कैसे बनेगा? जैसे हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोगों को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। इसके लिए बैंक को अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा और बैंक अच्छी से अच्छी सर्विस देगी तो क्या होगा? आम जनता को बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट होगा और हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी ऊपर उठेगा। यही क्या है? आरबीआई का उद्देश्य है। तो आरबीआई के हमने 3 उद्देश्य देखे। फर्स्ट क्या था? प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य का क्या करना? स्थिरता आना, मूल्य में स्थिरता आना मतलब महंगाई ना बढ़ना। सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास होना, भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें अच्छी ग्रोथ होना। और थर्ड क्या है? फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, मतलब जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे ट्रस्ट होगा बैंकिंग सिस्टम अच्छे से चलेगा, बैंकिंग सिस्टम में अच्छी अच्छी स्कीम्स आएगी, लोगों को अच्छा सर्विस मिलेगी, तब जाकर क्या होगा? हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। ये था उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके फंक्शंस कौन कौन से, मतलब उसके कार्य कौन कौन से, वो कौन कौन से काम करता है। अभी हमने क्या देखा? उसके उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है। अब देखेंगे कौन कौन से काम करता है, जिसमें फर्स्ट है करेंसी इशू, ठीक है, नोट जारी करना। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताया तभी बताया था कि क्या होता है, जो हमारे मतलब आरबीआई ये भारत का एक सेंट्रल बैंक है और वो नोट जारी करता है, करेंसी इशू करता है। प्रिंटिंग एंड मैनेजिंग कैश, नोटों की छपाई और सप्लाई करना, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क या फर्स्ट फंक्शन क्या है आरबीआई का? कि नोटों की छपाई करना और उसको सप्लाई करना। फिर सेकंड क्या है इसका फंक्शन? बैंकर टू गवर्नमेंट, सरकार का बैंक, मैनेजिंग गवर्नमेंट मनी, सरकार के पैसों का हिसाब रखना। सेकंड वर्क क्या है इसका? कि जो गवर्नमेंट का पैसा होता है उसका हिसाब रखना।
फर्स्ट हमने क्या देखा उसका फंक्शन कि नोटों की छपाई करना और उसको मेंटेन करना। सेकंड वर्क क्या है उसका कि सरकार का जो पैसा है उसको सुरक्षित रखना और उसको उसका हिसाब रखना। फिर थर्ड इसका काम क्या है, थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। लैंडिंग मनी टू अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों को कर्ज देना। जैसे कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, कमर्शियल बैंक में प्राइवेट बैंक भी आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जैसे हो गए, ठीक है, फॉरेन बैंक हो गए, ये सारे जैसे उसमें आते हैं कमर्शियल बैंक में आते हैं। कमर्शियल बैंक को भी क्या करता है, आरबीआई बैंक कर्ज देता है। इसका काम क्या है, दूसरे बैंक को कर्ज देना। फिर फोर्थ है फॉरेक्स मैनेजर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मैनेजिंग फॉर फॉरेन गोल्ड एंड डॉलर्स, विदेशी मुद्रा और सोने का भंडार संभालना, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को क्या करना है, करेंसी एक्सचेंज करना है, या फिर जैसे कि फॉरेक्स मैनेजर में आ जाएगा कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसको मैनेज करना, और किसी ने अपना गोल्ड रखा है, कोई सिक्योरिटी रखी है बैंक में, उसको संभालना, ये काम भी किसका होता है, आरबीआई बैंक का होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, उद्देश्य देखा और क्या देखा, ये फंक्शंस देखा। अब हम देखेंगे पावर्स। जो आरबीआई बैंक है उसकी पावर कौन कौन सी है, उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, वो किस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। उद्देश्य मतलब कि वो क्या चाहता है, फंक्शन मतलब वो क्या करता है। अब पावर उसमें कितनी शक्तियाँ हैं कि वो क्या क्या करवा सकता है या क्या क्या कर सकता है। इसमें फर्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें, कंट्रोलिंग रेपो रेट, ठीक है। तो जो आरबीआई बैंक है उसके उसमें कौन सी पावर है, फर्स्ट पावर दिया है कि इंटरेस्ट रेट। आरबीआई बैंक सभी कहना चाहिए बैंकों की जो रेट इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करता है, ठीक है। पहले अभी क्या हुआ, अब जैसे रिफॉर्म्स हुई है, जो सुधार हुए उसमें ये चीज़ बोली गई है कि अब क्या होगा, जो बैंक है, बैंक की ब्याज दर है वो खुद बैंक कहना चाहिए घोषित करेगी। बट पहले क्या था, पहले ये हो रहा था कि सारे बैंकों की इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता था, और अभी भी उसको ये शक्ति प्रदान है। फिर सेकंड है लाइसेंसिंग, लाइसेंस देना, अथॉरिटी टू ओपन एंड क्लोज बैंक, बैंक को शुरू करने और बैंक को बंद करने का अधिकार है। आरबीआई बैंक क्या कर सकता है, कोई भी बैंक स्टार्ट कर सकता है और कोई भी बैंक बंद कर सकता है, उसके पास इतनी अथॉरिटीज होती है। जैसे कि अगर उसको लग रहा है, आरबीआई बैंक को लगता है कि अभी जो हमारा देश का बैंकिंग सिस्टम है सही से काम नहीं कर रहा है और ज़्यादा बैंकों की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी प्राइवेट संस्था को लाइसेंस देकर बैंक खोलने की अनुमति दे सकता है। अगर उसे लग रहा है कि कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको बंद करने का अभी अधिकार किसके पास है, आरबीआई बैंक के पास है। फिर थर्ड है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, निरीक्षण, चेकिंग बैंक रिकॉर्ड, बैंकों के रिकॉर्ड की जांच करना। अब जैसे कि डेली क्या हो रहा है, बैंकों में काम होता है, डेली उसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेली लोन देना, डिपॉजिट जमा करना, ये सारे जो काम है वो डेली ऑपरेशन में बैंक में होते हैं। तो आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई क्या करता है, कुछ टाइम बाद, 1 मंथ में, 2 मंथ में, जो बैंक है उसके रिकॉर्ड की जाँच करता है कि बैंक में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बैंक लॉस में तो नहीं है, सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको चेक करना भी किसका की पावर भी किसके पास है, आरबीआई बैंक के पास है। फिर है पेनाल्टी, जुर्माना, फाइनिंग बैंक फॉर ब्रेकिंग रूल्स, अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियम तोड़ती है उस बैंक को जुर्माना देना होता है। ये भी क्या है, आरबीआई की शक्तियाँ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई बैंक क्या करता है, सभी बैंक को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक, मानो जैसे एसबीआई बैंक, या फिर जैसे प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी हो गया, आईसीआई, कोई भी बैंक, सिटी बैंक हो जाए, कोई भी बैंक हो, अदर वो क्या करता है, आरबीआई के रूल्स को तोड़ता है या अदर कोई भी रूल्स तोड़ता है, जैसे कोई लॉस होता है, कोई फ्रॉड करता है, अदर जैसे कोई भी अनावश्यक चीज़ें होती है, तो क्या है, आरबीआई का काम है कि वो नियम तोड़ने पर उसको क्या करना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। ये किसका काम है, आरबीआई काम है, या आरबीआई को ये शक्तियाँ प्रदान हैं। अब हम पढ़ेंगे फेलियर्स। हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। अब ये देखेंगे उसकी असफलताएं क्या थी, आरबीआई बैंक की असफलताएं क्या थी, वो कहाँ पर फेल हो गया। फर्स्ट है इसमें एनपीए प्रॉब्लम,
नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब होता है जैसे कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया, ठीक है, उसने बैंक से लोन लिया और वो लोन देने में क्या हो गया, असमर्थ हुआ, उसने अपना लोन पे नहीं कर पाया, उसका जो लोन है वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है, ठीक है। इसकी टाइम ड्यूरेशन 90 दिन होती है। फिर है इस एनपीए प्रॉब्लम, फेलियर टू स्टॉप राइजिंग बैड लोन्स, बढ़ते हुए डूबे कर्ज को रोक न पाना। मतलब डेली क्या हो रहा था, किसी बैंक में कोई लॉस हो रहा था, बहुत सारे कहना चाहिए लोन्स डूब रहे थे, इसको कंट्रोल नहीं कर पाया आरबीआई बैंक, ये क्या थी, उसकी असफलता थी। फिर है बैंक फ्रॉड, बैंक में क्या हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे थे। डिले इन डिटेक्टिंग बिग स्कैम्स, बड़े घोटालों का समय पर पता न चलना। क्या हो रहा था, बैंक में काम हो रहा था, घोटाले हो रहे थे, बैंक बंद हो जा रही थी, बट आरबीआई को इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा था उस टाइम में, मतलब कुछ टाइम बाद आरबीआई बैंक को पता चलता था, घोटाले जब हो जाते थे, इसलिए ये भी क्या है, इसकी असफलता थी। फिर थर्ड है इन्फ्लेशन स्पाइक, महंगाई में उछाल, समटाइम फेलिंग टू कीप प्राइस लो, कभी कभी कीमतों को काबू करने में नाकाम रहना। मतलब समय के साथ महंगाई का बढ़ता जाना, कोई कोई चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जो समय के साथ बहुत ज़्यादा उसमें महंगाई बढ़ रही थी, कीमत उसकी बढ़ते जा रही थी और उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ये भी क्या है, आरबीआई की असफलताएं हैं। फिर है फोर्थ रूरल कवरेज, ग्रामीण पहुँच, लैक ऑफ बैंकिंग इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के गाँवों तक पूरी पहुँच न होना। क्या हो रहा था, जैसे आरबीआई बैंक अपने जो शहर में अर्बन रूल्स जो होते हैं उसमें काम कर रहा था, बट उसकी गाँवों तक पहुंच नहीं हो पा रही थी, ये भी क्या है, उसकी एक असफलता है, ठीक है। हमने क्या देखा, असफलता है फेलियर्स में, एनपीए प्रॉब्लम मतलब डूबता कर्ज, मतलब डेली का क्या हो रहा था, बैंक में कर्ज जो बैंक का कर्ज डूबता जा रहा था, उसका पता ना चलना, ठीक है, बैंक में फ्रॉड होना और आरबीआई को पता ना चलना, इन्फ्लेशन स्पाइक, समय के साथ चीज़ों में महंगाई बढ़ते जाना, रूरल कवरेज, गाँव तक आरबीआई की पहुंच न होना, ये क्या सब थी, ये आरबीआई की असफलताएं थी। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा आरबीआई बैंक, जो मैं आपको डेफिनेशन बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना बड़ा था, जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं। उसके हमने ऑब्जेक्टिव देखे कि उससे क्या उद्देश्य है आरबीआई बैंक के, फिर देखिए कि फंक्शंस क्या क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके पावर्स कौन कौन सी है और फेलियर्स कौन कौन सी है। आई होप आपको जो मैंने आरबीआई टॉपिक पढ़ाया इजीली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।